हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों पिछला हफ्ता मार्केट्स के लिए काफ़ी इवेंटफुल रहा। मार्केट में बड़ी रैली देखने को मिली और सीज फायर की खबरें आई, पीस टॉक्स हुआ, काफ़ी कुछ हुआ और अगला हफ्ता और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बड़े बड़े रिजल्ट्स आने वाले हैं तो उसका बाज़ार पर क्या इम्पैक्ट होगा। सीज फायर की जो डेडलाइन है अप्रैल 21, उसके बाद क्या होगा। और सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये एफआईआईज अचानक से बाइंग क्यों करने लगे, तो इन सब को इस वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो दोस्तों मार्केट में इस वक्त बड़ी रैली चल रही है और अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो हमने आपको इसके बारे में एक इंडिकेशन दिया था और कहा था कि मार्केट हमें सरप्राइज कर सकता है। तो अप्रैल 2 को निफ्टी ने 22,200 का लो बनाया और वहाँ से हमें एक बड़ी रैली देखने को मिली और अब निफ्टी 24,400 के आसपास है। करीब करीब 2200 पॉइंट्स की रैली देखने को मिली है पिछले 10-12 सेशन में। लेकिन ऑल टाइम हाई से हम 8% डाउन है। जो जनवरी का पीक था उससे हम 8% डाउन है। तो इस वक्त बाजार में क्या हो रहा है, जब भी मार्केट एक तरफा गिरते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाकर रुकते हैं और उसमें बाउंस देखने को मिलता है। अब कभी भी ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्टली मार्केट ऊपर चला जाएगा। वो थोड़ा यहाँ पर या तो अगर उसको बेस बनाना है तो वो एक डबल बॉटम बनाकर वापस ऊपर जाएगा, अदरवाइज वो नीचे आएगा। तो इस वक्त मार्केट इस स्टेज पर है और ये कहाँ तक जा सकते हैं, आगे क्या हो सकता है, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन आप देखिए रैली की स्ट्रेंथ को देखिए। द बिगेस्ट वीकली गेन इन 5 years, निफ्टी surged 6% in the week of April 7 to 11, but this rally has only recovered roughly half the March crash। तो अभी भी पूरी रिकवरी नहीं हुई है लेकिन करीब करीब आधी रिकवरी हो गई है। अब इस रैली में खास बात क्या है कि एफआईआई सेलर बने हुए हैं। अप्रैल के मंथ में अगर आप देखिए 40,000 से ज़्यादा की उनकी सेल की फिगर आई हैं। मार्च 30 अभी रिसेंटली ही उनकी एक बड़ी सेल की फिगर आई थी करीब 11,163 करोड़ की। लेकिन अब उनकी थोड़ी थोड़ी बाइंग की फिगर आ रही है। अप्रैल 10 को उनकी करीब 700 करोड़ की फिगर आई है और अभी रिसेंटली ही भी उनकी बाइंग की फिगर आई। हालांकि बहुत बड़ी फिगर नहीं है लेकिन बाइंग की आई है। तो अगर आप लार्जर ट्रेंड देखेंगे तो एफआईआई सेलर है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो अचानक से बायर क्यों बन गए, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। सो एफआईआईज आर सेलिंग इनटू द रैली, नॉट ड्राइविंग इट। तो ये रैली एफआईआई की वजह से नहीं है क्योंकि उनकी बाइंग की फिगर बहुत छोटी है और डेरिवेटिव मार्केट्स में भी उनकी बड़ी सेलिंग की फिगर बनी हुई है। तो ये जो रैली है वो डीआईआईज ड्रिवन है और डीआईआईज लगातार पैसा पंप कर रहे हैं। 34,000 करोड़ का उन्होंने अप्रैल में पंप कर दिया है। अप्रैल 15 को भी उन्होंने बाइंग किया। लेकिन अभी रिसेंटली अगर आप देखिए तो उनकी सेल की फिगर आ गई हैं और ये रैली को अगर आप देखें तो इट इज़ मेड इन इंडिया रैली है। ये ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से नहीं हो रही है। हालांकि वॉर के सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या इस रैली की मेन रीजंस हैं, हम थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन की इनसाइट क्या है, मार्केट रैली 2000 पॉइंट्स व्हाइल एफआईआई पुल्ड आउट 40,000 करोड़। दैट्स नेवर हैपेंड बिफोर एट दिस स्केल। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 40,000 करोड़ का सेल ऑफ हो एफआईआई के और मार्केट जो है मल्टी ईयर के वीकली के फास्टेस्ट गेन हमें देखने को मिले। तो ये बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है और इसीलिए इस रैली को हमें बहुत सोच समझकर इसको हमें यूज करना चाहिए। तो एक बात तो क्लियर हो गई, ये रैली एफआईआईज ड्रिवन नहीं है, ये रैली डीआईआईज ड्रिवन है। ये रैली रिटेल ड्रिवन भी नहीं है, प्रो ड्रिवन भी नहीं है, सिर्फ डीआईआईज इस रैली को खींच रहे हैं। तो अगर आप फिगर्स को देखें
सो ऑल टाइम रिकॉर्ड पर उनके सिप इनफ्लोज हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी 40,000 करोड़ आए हैं, विच इज 61% ईयर ऑन ईयर हाईएस्ट सिंस जुलाई 25। और सिप अकाउंट्स में अगर देखिए तो वो भी करीब 9.72 करोड़ अभी एक्टिव हैं। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM लगातार बढ़ रहा है। अब ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है, और जब आप देख रहे हैं कि पिछले 1-1.5 सालों से क्लाइंट्स के पैसे नहीं बन रहे हैं, सिप के क्लोजर बढ़ने लगे हैं, तो ऐसे में इस इंडस्ट्री को बचाना है। और कुछ कुछ मार्केट में ऐसा ही होता हुआ हमें दिख रहा है। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते उस सिचुएशन आज के दौर में जहां म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का बिजनेस लूज हो रहा है। तो काफ़ी सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका भविष्य इस पर टिका हुआ है। इसलिए इस रैली का क्रेडिट आपको DIIs को ही देना पड़ेगा। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या हुई आइए समझते हैं। तो निफ्टी क्रैश 11% इन मार्च में इतना गिर गया, हम जानते हैं, पैनिक था। रिटेल इन्वेस्टर रिस्पॉन्डेड बाय इंक्रीजिंग सिप्स टू अ रिकॉर्ड हाई। उनके सिप्स में कोई कमी नहीं आई, लेकिन जिस फैक्टर को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए कि ये नए इन्वेस्टर्स हैं जो सिप को हायर लेवल पर ले जा रहे हैं। पुराने इन्वेस्टर्स, उनकी सिप्स बंद हो रही हैं। सिप स्टॉपेज रेशियो हिट 100%, यानी पुराने इन्वेस्टर्स अपने सिप बंद कर रहे हैं, नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, और वो पैसा बाजारों में जा रहा है जो मार्केट को ऊपर खींच के ले जा रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स आज कई स्टॉक्स में फंसे हुए हैं, जैसे कि सुला विनयार्ड्स, रेलटेल, ओला इलेक्ट्रिक। अब इन स्टॉक्स में रिटेल क्यों फंसते हैं? क्योंकि वो सोशल मीडिया टिप्स, फोमो एंड टीवी एनालिस्ट पर रिलाई करते हैं। देखिए, स्टॉक का गिरना बड़ी बात नहीं है, पर आपके स्टॉक्स गिरने के बाद अगर रिकवर नहीं होते हैं तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। 2008 में इफ यू सी, बजाज फाइनेंस ने 1.5 लाख % का रिटर्न दिया, टाइटन ने 9,000% का रिटर्न दिया, और वहीं पर DLF ने 10 साल लगा लिए ब्रेक इवन के लिए, और यूनिटेक जैसे स्टॉक जो आज तक रिकवर नहीं कर पाए। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसकी 2 बड़ी वजह है। क्वालिटी एंड वैल्यूएशंस, यानी वो बैड क्वालिटी एंड हाई वैल्यूएशंस पर स्टॉक खरीद लेते हैं। और अगर आपको किसी भी स्टॉक का क्वालिटी को चेक करना है तो आपको उसकी बैलेंस शीट को चेक करना पड़ेगा, विच कुड टेक आवर्स। और वैल्यूएशंस के लिए आपको हेवी मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज करना पड़ेगा। और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं BT स्टॉक एक्सरे, जहां आप सेकंड्स में किसी भी स्टॉक का क्वालिटी एंड फेयर वैल्यूएशन चेक कर सकते हैं। सो वेट नो मोर, एक्ट नाउ एंड अपने पोर्टफोलियो की क्वालिटी स्कोर को बढ़ाइए और उसे वेल्थ क्रिएटर बनाइए, ना कि वेल्थ डिस्ट्रॉयर। BT स्टॉक एक्सरे, अपग्रेड योर पोर्टफोलियो नाउ, बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। सो म्यूचुअल फंड में अगर आप देखें 61st कंसेक्यूटिव मंथ ऑफ पॉजिटिव इक्विटी इनफ्लो, मार्च 2021 से लगातार हमें यहाँ पर पैसा आता हुआ दिख रहा है, और यही बाजारों को मेनली ड्राइव कर रहे हैं। आज से 2-3 साल पहले जाएंगे तो दोनों की बाइंग की फिगर्स आती थी, लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं है। अब ये सिचुएशन उलट हो गई है। मोस्टली FIIs इंडिया को डंप कर रहे हैं, और इसकी अभी तक कोई विजिबिलिटी नहीं है कि वो आगे जाकर बड़े स्केल पर बाइंग करेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट में अभी भी उनकी सेल की फिगर बनी हुई है। तो आज ये हफ्ता खत्म हो रहा है। ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहा, इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी होपफुल रहा, उम्मीद की किरण जागी। लेकिन असली खेल अगले हफ्ते होने वाला है, और अगले हफ्ते में बहुत चीज़ें होने वाली है। पहला, अप्रैल 21 का सीज फायर ख़त्म होने वाला है। इसके बाद क्या ये सीज फायर बढ़ेगा? क्या ये लड़ाई बढ़ेगी? अभी इसमें क्लैरिटी नहीं है। ग्राउंड पर सिचुएशन अगर आप देखें, कोई बदलाव नहीं है, हॉर्मूज में कोई बदलाव नहीं है, सब कुछ वैसा का वैसा है। अंतर यह है कि एक उम्मीद है कि बातचीत हो रही है, कुछ सलूशन निकल जाएगा, लेकिन उसका फैसला आज नहीं होना है, वो अप्रैल 21 को हो रहा है। अगर आप देखें ग्लोबल मार्केट्स इतने श्योर नहीं है जितने हमारे मार्केट श्योर दिख रहे हैं, तो इसलिए आने वाला हफ्ता
बहुत क्रूशियल होने वाला है ईरान वॉर के पर्सपेक्टिव से। लेकिन इंडियन मार्केट में अगला हफ्ता क्यों क्रूशियल होने वाला है? क्योंकि रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो अभी अगर आप देखें किन किन हैवी वेट्स के रिजल्ट्स अभी तक आ गए हैं, तो टीसीएस का रिजल्ट आया है अप्रैल 9 को। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट उन्होंने पोस्ट किया, एस्टिमेट्स को बीट किया और उनका बिजनेस भी ठीक ठाक रहा। अगर आप देखें तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू $12 बिलियन अमॉन्ग हाईएस्ट एवर आई है। बिजनेस ठीक दिख रहा है। एआई रेवेन्यू, इसको ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है, $2.3 बिलियन के आसपास है, काफ़ी अच्छा है। क्या ये सस्टेन होगा? यही कंपनी के फ्यूचर को वो डिसाइड करेगा। सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो नंबर्स ये दिखा रहे हैं इसमें करेंसी का बेनिफिट है। अगर आप करेंसी के बेनिफिट को हटा दें, कांस्टेंट करेंसी में अगर वेट करें तो नंबर्स इनके नेगेटिव में आ जाते हैं, -2.4। लेकिन हम रुपी को अगर इंक्लूड करके रखें तो इनके बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग है, 12% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो फिलहाल के लिए हम कांस्टेंट करेंसी के वरीज को हटा देते हैं तो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आए हैं। लेकिन विप्रो के, क्या उनके भी रिजल्ट्स अच्छे आए हैं? मिक्स्ड बैग आए हैं। कंपनी ने बायबैक भी अनाउंस किया है। तो रेवेन्यू अगर आप देखिए इनके डिक्लाइन है। तो अगर हम बिजनेस की बात करें आईटी सेक्टर में, चाहे टीसीएस हो चाहे विप्रो हो, एक्चुअल बिजनेस उनका डाउन है। टीसीएस को करेंसी का फायदा मिला, लेकिन इनको करेंसी का फायदा अगर हम इंक्लूड कर लें तो भी इनके रेवेन्यू में डिक्लाइन है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड फाइनेंस की कंपनी है और इनके भी बिलो एस्टिमेट नंबर आए हैं। तो ये रिजल्ट आपको क्या बता रहा है? अभी तक की अगर पिक्चर देखें, बहुत अच्छी सिचुएशन ये नहीं बता रहा है और रिजल्ट सेशन अभी स्टार्ट हुआ है। अगले हफ्ते बड़े बड़े कंपनी के रिजल्ट्स आएंगे। अभी अप्रैल 18 को एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों के रिजल्ट आने वाले हैं और इनके प्रॉफिट्स को अगर आप देखें अभी तक के एस्टिमेट क्या है? सिंगल डिजिट 2.5 से 7%। निफ्टी का हैवी वेट स्टॉक है और रेवेन्यू थोड़े सप्रेस्ड लग रहे हैं। बिजनेस 15% डिपॉजिट ग्रोथ, 12% एडवांस ग्रोथ। सो कोर बैंकिंग मैं कहूँगा स्टेबल है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। और ये जो इनके अभी यहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कुछ इश्यूज आए थे, अतानु चक्रवर्ती एज ए चेयरमैन जो एग्जिट किया था, उनके बाद ये पहला जो इनका रिजल्ट है। तो देखते हैं कंपनी क्या बोलती है। लेकिन आरबीआई फॉरेक्स कैप जो लगाया गया कि इससे से ज़्यादा आप डॉलर होल्ड नहीं कर सकते, उससे कंपनी को नुकसान होगा। तो ये इम्पैक्ट देखेंगे कि कितना होता है। उसी तरीके से एक आईसीआईसीआई बैंक के भी रिजल्ट्स आने वाले हैं। नेट प्रॉफिट ग्रोथ 10 to 15% होने वाले हैं, एचडीएफसी से बेटर रहने वाले हैं। तो ये दोनों जो हैं आने वाले दिनों में जो कम से कम प्राइवेट बैंक्स और बैंक निफ्टी के फ्यूचर, उसके ट्रेंड को डिसाइड करेंगे। और इतने बड़े बड़े जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, क्या उससे पहले इस रैली का इस्तेमाल करके स्टॉक को डंपिंग किया जा रहा है? इस बारे में भी हमें सोचना चाहिए। अब द हिडन बॉम्ब की बात करते हैं। तो प्राइवेट बैंक्स अगर आप देखें तो इनकी सिचुएशन तो मैं कहूँगा ठीक ठाक होगी, बहुत बुरी नहीं आएगी, थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। बट देयर ट्रेजरी बुक्स आर बेटर मैनेज देन पीएसयू बैंक्स। तो मैंने आपके साथ शेयर किया कि ये जो बॉन्ड के यील्ड्स बढ़े हैं इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से और क्रूड प्राइस की वजह से, इसका इम्पैक्ट प्राइवेट बैंक्स में कम है लेकिन ज़्यादा पीएसयू बैंक्स में है। और इस एस्पेक्ट से अगर आप देखें तो प्राइवेट बैंक्स तो बच जाएंगे। इनके रिजल्ट्स मैं कहूँगा बहुत अच्छे तो नहीं, एवरेज आने वाले हैं, लेकिन असली जो खेला होगा वो पीएसयू बैंक्स में होगा, जो अभी पिछले दिनों बैंक निफ्टी को ड्राइव कर रहे थे, उसकी रैली को ड्राइव कर रहे थे। अब उनका असली टेस्ट होगा और ये दोनों, ये रिजल्ट और जो पीएसयू बैंक के रिजल्ट्स हैं, वो आने वाले दिनों में वही मार्केट और बैंक निफ्टी के फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। अब हम जानते हैं कि ये पीएसयू बैंक जो होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, गवर्नमेंट बैंक्स को सबसे ज़्यादा खरीदते हैं, उनके होल्डर होते हैं। अब यील्ड्स बढ़ रहे हैं यानी कि बॉन्ड के प्राइसेस गिर रहे हैं, तो इनको लॉसेस हो रहे हैं। मैंने इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर किया था। मैं कोशिश करूंगा एक और वीडियो इस टॉपिक पर बनाऊं ताकि आप इस रिस्क को समझ सकें। होपफुली जब ये बैंक्स के रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद हम
उसे रिवैल्यूएट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखिए ये PSU बैंक्स हैं और ये ट्रेजरी एज ए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो जो ट्रेजरी का गेन मिलता है, जो बॉन्ड इनकम वगैरह का गेन मिलता है, इनके टोटल प्रॉफिट का कितना परसेंट होता है। तो आप देखिए 35% इनका मिलता है। तो जो ये बॉन्ड मार्केट में लॉसेस हो रहे हैं इनके रिजल्ट में रिफ्लेक्ट करेंगे। PNB 26%, SBI में भी आप देखिए 22%। ये सारे हेवी वेट बैंक्स हैं और इसका इम्पैक्ट, जो बॉन्ड में लॉसेस हो रहे हैं, इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा जब इनके रिजल्ट्स आएंगे, तब हमें पता मिलेगा। तो ये सारे हाई इम्पैक्ट रिजल्ट्स होंगे जिसमें बॉन्ड यील्ड के लॉसेस यहां पर रिफ्लेक्ट होंगे। और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन रीसेंट क्वार्टर्स ट्रेजरी गेन्स मेड अप 22 to 35% ऑफ PSU बैंक्स। तो जो ये प्रॉफिट पोस्ट करते थे उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन जो ट्रेजरी गेन्स का होता है, जो अब वो एडवांटेज उन्हें नहीं मिलेगा। लेकिन जो कोर बैंकिंग है, कम से कम इसमें हमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो करंट क्वार्टर में उनके बिजनेसेस रोबस्ट रहे हैं, लोन बुक्स अच्छे रहे हैं, तो वो अब रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, वहाँ पर अच्छी चीज़ें दिखेंगी। लेकिन ये जो है, जो ट्रेजरी की जो प्रॉब्लम है, बॉन्ड मार्केट की जो प्रॉब्लम है, ये उनके प्रॉफिट्स को खा जाएगी और उनके रिजल्ट्स खराब आ सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि ये FIIs अचानक से बायर कैसे बन गए, इसको समझते हैं। तो ये जो बायर बने, इनका चेंज ऑफ हार्ट नहीं हुआ है, कोई ऐसा नहीं है कि ये बहुत इंडिया पे बुलिश हो गए। इनका टेक्निकल रीजंस है और रीज़न को हम समझते हैं। देखिए, जब आप सेल करते हो तो आपको बायर चाहिए, ओके। अब डेरिवेटिव मार्केट्स में क्या हो रहा है, आइए इसको समझते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिए कि जो दो मेजर बायर्स होते हैं FIIs के अलावा, क्लाइंट यानी कि आप और हम, और दूसरा जो प्रो यानी कि जो ब्रोकर्स होते हैं, जो प्रो अकाउंट्स होते हैं। जब तक ये नहीं खरीदेंगे, ये नहीं बेचेंगे। कुछ दिन पहले अगर आप जाइए तो ये खरीद रहे थे, ये खरीद रहे थे, तो ये बेच रहे थे। अब ये अपनी लॉन्ग्स को कट कर रहे हैं। आप देखिए इनके लॉन्ग्स कट होते जा रहे हैं, इनके लॉन्ग्स भी कट होते जा रहे हैं। तो भाई जब आप लॉन्ग कट करोगे तो फिर आप जब सेल ही नहीं कर पाओगे, जब आपके लिए खरीदार ही नहीं होगा, तो FIIs बेच नहीं पाएंगे। और इसी के एंटिसिपेशन में आप देखिए इनके शॉर्ट्स क्लोज हो रहे हैं और इसीलिए उनकी कैश मार्केट में थोड़ी बहुत बाइंग की फिगर आ रही है। लेकिन अब सिचुएशन अगर आप देखिए तो बदलती जा रही है, थोड़ी थोड़ी बदलती हुई हमें दिख रही है, ओके। अब अगर क्लाइंट को देखें तो ये तो लॉन्ग पोजीशन बना हुआ है, लेकिन प्रो अब शॉर्ट होता जा रहा है। तो ये और भी FII के ऊपर प्रेशर जाएगा, क्योंकि अगर ये शॉर्ट करना चाहेंगे तो कोई खरीदने वाला नहीं है। और इसीलिए जो रैली आ रही है ना, अगर ये कुछ दिन और चलेगी तो ये वापस से बायर बन जाएगा, और जब ये बायर बनेगा तब ये वापस से सेलिंग करेंगे। और यही चीज़ अगर आप देखिए तो फ्यूचर्स के प्रीमियम में रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये निफ्टी का फ्यूचर्स का डेटा आप देख रहे हैं, ये कल तक का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, और देखिए किस तरीके से प्रीमियम फॉल हो रहा है। अगर हम कल और उससे पिछले दिन का देखें डेटा, तो ये डिस्काउंट में आ गया। निफ्टी फ्यूचर एक्चुअली डिस्काउंट में आ गया है। तो ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो FII की बाइंग है ना, ये टेक्निकल बाइंग है, उनकी मजबूरी में उन्हें बाय करना पड़ रहा है। जैसे ही रिटेल खरीदने लगेगा वो वापस से सेलर बन जाएंगे। ये डेटा देखकर अभी तक हमें लग रहा है। इसलिए मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि इस रैली में ब्लाइंडली बाइंग नहीं करनी है। आप बाइंग करना चाहते हैं बेशक बाइंग करिए, लेकिन कंपनी के बैलेंस शीट, उसके वैल्यूएशंस को देखकर करिए। ये सोच के नहीं कि बाजार तो अब रिकवर हो गया, कुछ भी स्टॉक में उठा के रख लेता हूं और वो ऊपर चला जाएगा। ये गलती लोगों ने 2024 में की, 2025 में की, और उनको भारी लॉसेस हुए। होपफुली आप इस साल नहीं करेंगे। तो खरीदना है तो खरीदिए, लेकिन सोच समझकर, कंपनी के फंडामेंटल्स, उसके ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, उसके वैल्यूएशंस को देखकर
खरीदिए। अब आइए दोस्तों मार्केट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो आज 17 अप्रैल है और 24,353 के आसपास मार्केट चला गया। ओके, आज मार्केट काफ़ी रेंज बाउंड रहा, लेकिन अंत होते होते हमें अच्छी ठीक ठाक रैली देखने को मिली। 150 पॉइंट मार्केट अप रहा। कॉल आईवी की सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं है, वो अपने लेवल्स को मेंटेन कर रहा है। पुट आईवीज में माइनर ड्रॉप देखने को मिला है और विक्स में भी आप देखिए तो 1% का ड्रॉप देखने को मिला है। तो वोलेटिलिटी की पिक्चर तो हमें ठीक ठाक सिचुएशन बता रहा है कि फियर कम हुआ है। लेकिन अगर आप पुट कॉल रेशियो को देखें तो ये बढ़ा है। ओके, कल के कंपैरिजन में बढ़ा है। लेकिन अगर आप यहाँ से यहाँ को कंपेयर करेंगे तो एक्चुअली ये मोटा मोटा उसी लेवल पर है, लेकिन प्राइस बढ़ा है। तो प्राइस जो है निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है वो पीसीआर ग्रोथ से थोड़ा ऊपर निकल गया, यानी कि डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। यानी कि जो मूवमेंट आज हमें देखने को मिली उसे पुट कॉल रेशियो जो रिटेल का गढ़ होता है वो उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है। यानी कि इवन रिटेल भी बहुत ज़्यादा इस वक्त बुलिश नहीं है, वो अपनी ऐसा लगता है पोजीशंस को कट कर रहा है। अब अगर फ्यूचर्स मार्केट में देखें तो बहुत ज़्यादा ओआई एडिशन नहीं हो रहा है और प्रीमियम कल के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो राइज देखने को मिला। पिछले 2 दिनों में ये डिस्काउंट में था, आज राइज देखने को मिला। एक्सपायरी आने में अभी भी टाइम है, करीब करीब 11-12 दिन हैं। अगर मैं सैटरडे संडे का दिन निकाल दूं, क्योंकि आज मार्केट क्लोज हो गया है, अगर ये 2 दिन निकाल दूं तो भी ये प्रीमियम करीब 65 के आसपास होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो ये प्रीमियम कम है, यानी कि बेरिश सेंटिमेंट फ्यूचर्स मार्केट में हावी हैं। और मैं लगातार जो कह रहा हूं कि स्टॉक की जो डंपिंग है, इतना हाई टर्नओवर के बावजूद मार्केट में बड़ी रैली देखने को नहीं मिल रही है। सो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक की डंपिंग हो रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी बहुत अच्छा है आज के दिन मैं कहूँगा। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि उनको मजबूरन अपने शॉर्ट्स को कट करना पड़ रहा है और कल के दिन भी उनके शॉर्ट्स थोड़े कट हैं। तो डेटा क्या बता रहा है? डेटा बता रहा है कि बहुत ज़्यादा बुलिशनेस हमें देखने को नहीं मिल रही है, ना तो ऑप्शंस मार्केट में ना ही फ्यूचर्स मार्केट में, और डेटा बेयरिश बायस लिए हुए। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big. Think global. अब आइए चार्ट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या क्लूज देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये डिसेंडिंग वेजेस पैटर्न बना रहा था, प्राइजेस उसी में घूम रही थी। अब इसने कन्विंसिंगली उसे ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद अब जो मैंने आपके साथ लेवल शेयर किए थे कि मार्केट्स इसके बीच में टाइम स्पेंड करेगा, लगभग वहीं से वो रुकता हुआ दिख रहा है। कल की वीडियो मैंने आपको बताया कि ऐसा लगता है कि मार्केट अब वापस से गिरने की तैयारी कर रहा है, ट्रिगर का वेट कर रहा है। लेकिन ये गिरावट एक तरफा नहीं होगी। जब भी इतनी बड़ी रैली देखने को मिलती है, जो पहला डिप आएगा उसे लोग खरीदेंगे। और इसलिए मैंने आपके साथ सजेस्ट किया था कि या तो हेजिंग के साथ शॉर्ट्स बनाइए या फिर इसे एक बार और ऊपर जाने जाइए और जब ये नीचे आएगा तब हमें शॉर्ट करना है। अभी जो मैं डेटा की सिचुएशन देख रहा हूँ वो मुझे ये बता रहा है कि मार्केट शॉर्ट की तरफ जा रहा है। अभी नेकेड शॉर्ट का टाइम नहीं आया है। फिलहाल के लिए हमें हेजिंग के साथ ही शॉर्ट जाना चाहिए और जब ये दोबारा से हाई जाकर नीचे आएगा तब हम नेकेड शॉर्ट्स के बारे में सोच सकते हैं। तो अभी सारा कुछ न्यूज़ ड्रिवन होने वाला है। अभी HDFC ICICI के रिजल्ट्स आने वाले हैं। अप्रैल 21 का डेडलाइन है और जब तक ये अनसर्टेनिटी नहीं हटेगी तब तक मार्केट जो है अपना मेजर ट्रेंड नहीं पकड़ेगा। और वो मेजर ट्रेंड अगर सीजफायर रुकता है, क्रूड गिरता है, तो ये ऊपर फर्दर भी जा सकता है। और अगर ये सब कुछ फेल हो जाता है या कॉर्पोरेट रिजल्ट्स हमारे इंडिया इंक के डिसअपॉइंट करते हैं तो ये रिज्यूम भी कर सकता है। इसलिए इस वक्त नेकेड पोजीशंस
में हमें बैठने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हेजिंग के साथ ही हम पोजीशन बनाएं और इस वक्त पोजीशन थोड़ी लाइट रखें जब तक क्लैरिटी नहीं आती है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।